सातवाहना डायनेस्टी की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले डेक्कन रीजन की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखना होगा। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। इस वैक्यूम को फिल किया सातवाहनाज ने, जिन्हें पुराणाज में आंध्राज भी कहा गया है। इनकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि इन्होंने नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस और डेक्कन की लोकल पॉलिटी के बीच एक ब्रिज का काम किया। सिमुका, जो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने कन्वाज और शुंगास को हराकर पावर एस्टैब्लिश की। लेकिन असली सॉवरन पावर और इंपीरियल स्ट्रक्चर गौतमी पुत्र सातकर्णी के टाइम पर सॉलिड हुआ। ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि रिस्टोरर ऑफ ग्लोरी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने शकाज यानी सिथियंस, यवनाज यानी ग्रीक्स और पहलवाज यानी पार्थियंस को हराकर फॉरेन इंट्रूजन्स को रोका। अब जरा नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन पर फोकस करो। ये इंस्क्रिप्शन उनकी मदर गौतमी बलासरी ने लिखवाया था। इसमें उन्हें एका बम्भणा यानी यूनिक ब्राह्मणा और क्षत्रिय दर्पमणा मर्दना कहा गया है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका डीप एकेडमिक इम्प्लीकेशन ये है कि सातवाहनाज ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करते थे और वर्ण सिस्टम को स्ट्रिक्ट रखना चाहते थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि सोसाइटी में फॉरेन एसिमिलेशन हो रहा था। एक बहुत क्रिटिकल हिस्टोरिकल प्रूफ जो अक्सर एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट बनकर आता है, वो है जोगल थंबी होड। यहां से मिले कॉइन्स पर शका रूलर नहापना का फेस है, लेकिन उसके ऊपर गौतमी पुत्र सातकर्णी का सिंबल स्ट्राइक किया गया है। ये ओवर स्ट्राइकिंग टेक्निक एक क्लियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है कि हमने एग्जिस्टिंग पावर को सुपरसीड कर लिया है। ये सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि एविडेंस ऑफ कॉन्क्वेस्ट है। लेटर रूलर्स में वशिष्ठपुत्र पुलुमाई ने पावर को आंध्र रीजन यानी कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक एक्सपैंड किया, जिसके लिए उन्हें दक्षिणा पथेश्वरा का टाइटल मिला। नोट करो कि कैसे टाइटल ज्योग्राफी से लिंक हो रहा है। लॉर्ड ऑफ द सडर्न रूट। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं, जिनके कॉइन्स पर शिप मोटिव्स मिलते हैं। ये शिप का सिंबल रैंडम नहीं है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि सातवाहनास का फोकस मैरीटाइम ट्रेड और नेविगेशन पर था, स्पेशली रोमन ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। फाइनली थर्ड सेंचुरी सी तक आते आते ये सेंट्रलाइज्ड पावर सस्टेन नहीं हो पाई और एम्पायर फ्रैगमेंट हो गया इनटू स्मॉलर डायनेस्टीज लाइक इक्ष्वाकोज इन आंध्रा एंड अभिराज इन महाराष्ट्र। तो सातवाहनास का राइज और फॉल डेक्कन की ट्रेड रूट्स और फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ इंटीमेटली जुड़ा हुआ है। अब हम सतवाहना एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल स्ट्रक्चर के अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स को डीपली एनालाइज करेंगे। देखो, ऑल्दो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल मौर्यन फ्रेमवर्क पर बेस्ड था, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट था। ये लेस सेंट्रलाइज था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हाईली ब्यूरोक्रेटिक और सेंट्रलाइज थी, जबकि सतवाहनास के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन में फ्यूडल एलिमेंट्स आने लगे थे। एम्पायर को आहराज यानी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जो अमात्याज या महामात्राज गवर्न करते थे। लेकिन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एक इंटरेस्टिंग टर्म मिलता है, गौलमिका। ये गौलमिका कौन है? ये एक मिलिट्री हेड होता था जो ग्रामा यानी विलेज लेवल पर कंट्रोल रखता था। इसका प्रेजेंस ये सजेस्ट करता है कि रूरल एरियाज में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा मिलिट्री कंट्रोल की ज़रूरत थी, शायद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या ट्राइब्स को कंट्रोल करने के लिए। इस स्लाइड का सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जेनेसिस ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। इसे ध्यान से समझो। सतवाहनाज पहली डायनेस्टी थी जिन्होंने ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मंक्स को टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स यानी आग्रहरा देना शुरू किया। जब किंग लैंड ग्रांट देता है तो वो सिर्फ जमीन नहीं दे रहा, वो उस जमीन पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स परिहरा भी सरेंडर कर रहा है। मतलब उस एरिया में अब रॉयल पुलिस या सोल्जर्स एंटर नहीं करेंगे। जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उस डोनी यानी रिसीवर के पास होगी। इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इससे डिसेंट्रलाइज्ड पॉकेट्स क्रिएट हुए, यानी स्टेट विद इन अ स्टेट। यही प्रोसेस आगे चलकर सामंता सिस्टम या फ्यूडलिज्म का बेस बना। राजा की पावर डाइल्यूट होती गई और इंटरमीडियरी स्ट्रांग होते गए। सोशल डायनामिक्स में एक यूनिक फीचर है मैट्रोनिमिक्स का यूज, जैसे गौतमी पुत्र सन ऑफ गौतमी, वशिष्ठी पुत्र सन ऑफ वशिष्ठी। कई स्टूडेंट्स इसे कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोसाइटी पेट्रियार्कल ही थी, क्योंकि सक्सेशन फादर से सन को ही जाता था, पेट्रीलिनियल सक्सेशन।
तो फिर मैट्रोनिमिक्स क्यों? इसका एकेडमिक रीजनिंग ये है कि किंग्स पॉलीगेमिस थे, कई क्वींस होती थीं, तो प्रिंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मदर का नाम यूज किया जाता था। साथ ही सतवाहनाज ने वर्ण संकरा यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ वर्नास को रोकने का क्लेम किया, लेकिन आयरनी ये है कि उन्होंने शकाज और यवनाज जैसे फॉरेन ट्राइब्स को सोसाइटी में असिमिलेट भी किया। ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है कि थियरी और प्रैक्टिस में डिफरेंस था। सोशल फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी थी एम्पायर को स्टेबल रखने के लिए। अब चलो कल्चरल हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये आर्ट फॉर्म कृष्णा गोदावरी वैली में फ्लरिश हुआ और इसका टाइम पीरियड सातवाहनाज और इक्ष्वाकुस के अंडर पीक पर था। इस स्कूल का सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है इसका मटेरियल। मथुरा स्कूल में रेड सैंडस्टोन यूज हुआ, गांधारा में ग्रे शिस्ट, लेकिन अमरावती में डिस्टिंक्टिव व्हाइट लाइमस्टोन ऑफन कॉल्ड पलनाडु मार्बल यूज किया गया। ये व्हाइट मटेरियल स्कल्पचर्स को एक यूनिक ल्यूमिनोसिटी और स्मूथनेस देता है। आर्टिस्टिकली अमरावती स्कूल अपनी डायनामिक मूवमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ फिगर्स स्टिफ या स्टैटिक नहीं है, वो मोशन में है। बॉडीज में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए त्रिभंगा पोज मतलब बॉडी बेंट एट 3 प्लेसेस, नेक, वेस्ट एंड नी का एक्सटेंसिव यूज हुआ है। एक और मेजर कैरेक्टरिस्टिक है हॉरर वैक्यूआई मतलब फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस। अगर आप अमरावती के रिलीफ पैनल्स देखोगे तो पाओगे कि पूरा स्पेस फिगर्स, एनिमल्स और फ्लोरल मोटिव्स से भरा हुआ है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी गई है। ये कॉम्पोजिशंस कॉम्प्लेक्स हैं और डीपली नैरेटिव हैं, यानी ये सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, ये जातका टेल्स और बुद्धा की लाइफ स्टोरीज को विजुअली नरेट करती हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो अमरावती स्तूपा महाचैत्य डेक्कन का सबसे बड़ा स्तूपा था। इसका रिकंस्ट्रक्शन मॉडल स्लाइड में देखो। इसमें प्रदक्षिणा पथा सकमएम्बुलेटरी पाथ है जहां डिवोटीज घूमते थे और वेदिका रेलिंग पर इंट्रिकेट कार्विंग्स होती थीं। एक यूनिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट जो सिर्फ आंध्रा स्तूपाज में मिलता है वो है आयका पिलर्स। ये 5 पिलर्स बुद्धा की लाइफ के 5 मेजर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रक्चरल इनोवेशन बाकी नॉर्थ इंडियन स्तूपाज में देखने को नहीं मिलती। रिलीफ स्कल्पचर एनालिसिस में टेमिंग ऑफ नालागिरी मेडालियन को देखो। ये सिनॉप्टिक नैरेटिव का एग्जाम्पल है, मतलब एक ही फ्रेम में स्टोरी के अलग अलग मोमेंट्स को दिखाया गया है। पहले हाथी नालागिरी गुस्से में है और फिर वही हाथी बुद्ध के आगे बो कर रहा है। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स एंशिएंट इंडिया में कम्युनिकेशन का पावरफुल मीडियम थी, क्योंकि कॉमन मासेस इलिटरेट थे। नागार्जुन कोंडा जो एक आइलैंड साइट थी, वहां भी हमें स्तूपास के साथ साथ ब्राह्मणिकल टेम्पल्स और विहारास मिलते हैं, जो सेक्युलर और रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस को दर्शाता है। चैत्यास की बात करें तो कार्ले चैत्य महाराष्ट्र इस पीरियड का फाइनेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर है, जो स्टाइलिस्टिकली अमरावती स्कूल से लिंक्ड है। बेसिकली ये आर्ट फॉर्म रिलीजन और एस्थेटिक्स का परफेक्ट ब्लेंड था। हिस्ट्री सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं होती, ये जियोग्राफी और ह्यूमन अडेप्टेशन का रिजल्ट होती है। संगम एज को समझने के लिए इकोसेंट्रिक फिजियोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। संगम टेक्स्ट्स ने लैंड को क्लासिफाई किया है 5 थिनाइज या इकोजोन्स में। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर और एनवायरनमेंट का सिंथेसिस है। हर थिनाई का अपना एक स्पेसिफिक लैंडस्केप है, ऑक्यूपेशन है, गॉड है और यहाँ तक कि इमोशन, अगम, इनर लाइफ या लव भी उस लैंडस्केप से जुड़ा हुआ है। इसे हम एनवायरनमेंटल डिटर्मिनिज्म कह सकते हैं, जैसा एनवायरनमेंट वैसा कल्चर। चलो इन 5 जोन्स को लॉजिकली ट्रेस करते हैं। सबसे पहले आता है कुरिंजी, माउंटेन्स या हिल्स। पहाड़ी इलाका है तो वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्यूपेशन क्या होगा? सोचो, हंटिंग और गैदरिंग हनी। क्योंकि लाइफस्टाइल टफ और मार्शल है तो इनका देवता भी वैसा ही होना चाहिए, मुरुगन या सियोन, जो गॉड ऑफ वॉर हैं और हिल टॉप पर रिजाइड करते हैं। फिर आता है मुल्लाई, पैस्टोरल या फॉरेस्ट। जंगल और घास के मैदान हैं तो यहाँ कैटल रियरिंग और डेयरी फार्मिंग नेचुरल ऑक्यूपेशन बन गया। यहाँ के लोग नेचर के करीब हैं, इसलिए इनके डीटी हैं मयोन, विष्णु या कृष्ण, जो हर्ड्समैन के प्रोटेक्टर माने जाते हैं। इसके बाद लैंडस्केप फ्लैट होता है, मरुतम, वेटलैंड्स या प्लेन्स। नदियों का पानी अवेलेबल है तो यहाँ सेटल्ड एग्रीकल्चर, पैडी कल्टीवेशन डेवलप हुआ। ये सबसे प्रॉस्पेरस जोन था। एग्रीकल्चर के लिए बारिश और पानी चाहिए, इसलिए इनके गॉड हैं वेंदन, इंद्र, रेन गॉड। फिर हम आते हैं कोस्ट की तरफ, नईतल, कोस्टल या लिटोरल।
समुंदर किनारे खेती नहीं हो सकती, तो वहाँ फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन गई। इनका गॉड वरुणा है, गॉड ऑफ सी। फाइनली पल्लाई, एरिड या वेस्टलैंड। संगम लिटरेचर कहता है कि पल्लाई कोई परमानेंट लैंडफॉर्म नहीं है। जब गुरिंजी या मुल्लाई में सूखा या ड्रॉट पड़ता है तो वो पल्लाई बन जाता है। यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, तो सर्वाइवल के लिए लोग रॉबरी और कैटल लिफ्टिंग या कैटल रेड्स करते थे। इनकी डीटी कौरवई है, दुर्गा, जो फियर्स गॉडेस है। विजुअल मैप देखो इंटरनल ट्रेड का। ये जोन्स आइसोलेटेड नहीं थे, ये आपस में बार्टर सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए थे। हिल्स से हनी और गेम यानी शिकार प्लेन्स में आता था, प्लेन्स से ग्रेन यानी चावल कोस्ट की तरफ जाता था, और कोस्ट से सॉल्ट और फिश हिल्स की तरफ। ये इंटरडिपेंडेंस ही संगम इकोनॉमी का बेस था। इस इकोसिस्टम ने वहाँ की पोएट्री, कल्चर और लाइफस्टाइल को डिफाइन किया। तो जब आप संगम पोएट्री पढ़ते हो तो वो सिर्फ इमोशंस नहीं बताता, वो उस इमोशन के बैकग्राउंड में स्पेसिफिक लैंडस्केप को भी डिपिक्ट करता है। अब हम संगम एज की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर आते हैं, जिसे मूवेंदर सिस्टम कहा जाता है। मूवेंदर का मतलब है 3 क्राउन्ड किंग्स, चेराज, चोलाज और पांड्याज। ये कोई छोटे चीफ्टन्स नहीं थे, इनका पॉलिटिकल स्टैचर हाई था और इनके पास वेल डिफाइंड टेरिटरीज थीं। इनकी पावर का सोर्स उनकी ज्योग्राफी और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल था। चलो एक एक करके इनके स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस को डीकोड करते हैं। सबसे पहले चोलाज। इनका कोर रीजन था कावेरी डेल्टा या चोला मंडलम। डेल्टा रीजन होने के कारण यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी, इसलिए इनका कैपिटल उरायूर कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था, और पोर्ट पुहार यानी कावेरी परिपट्टनम मैरिटाइम ट्रेड का हब था। चोलाज का एम्बलम टाइगर था, जो अग्रेशन और पावर सिंबलाइज करता है। इनका ग्रेटेस्ट रूलर करिकाला था, जिसने कावेरी रिवर पर एम्बैंकमेंट यानी डैम बनवाया। सोचो जरा, उस जमाने में 160 किलोमीटर्स लंबा एम्बैंकमेंट बनाना कितनी बड़ी इंजीनियरिंग फीट रही होगी। ये एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए था। नेक्स्ट है पांड्याज। ये सदर्न तमिलनाडु यानी वाइगाई बेसिन में बेस्ड थे। इनका कैपिटल मदुराई था, जो कल्चरली सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी, क्योंकि यहाँ संगम असेंबलीज होल्ड की जाती थीं। इनका पोर्ट कॉरकाय पर्ल्स यानी मोती के लिए वर्ल्ड फेमस था। प्लिनी और फॉरेन ट्रैवलर्स ने इंडियन पर्ल्स की बहुत तारीफ की है। पांड्याज का एम्बलम फिश या कार्प था, जो मैरिटाइम कनेक्शन दिखाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करो, पांड्याज के यहाँ मैट्रिलिनियल इन्फ्लुएंस स्ट्रांग था, जो अर्ली सोसाइटी के ट्रेसेस हो सकते हैं। थर्ड पावर थी चेराज। ये केरला कोस्ट या कोंगू रीजन पर थे। इनकी ज्योग्राफी माउंटेनस और कोस्टल थी, इसलिए इनके पास एग्रीकल्चर लैंड कम थी, लेकिन ट्रेड पोटेंशियल मैक्सिमम था। इनका पोर्ट मुजरिस एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब माना जाता है, जहां रोमन शिप्स आते थे। इनका एम्बलम बो एंड एरो था। चेरा रूलर सेंगोटुवन यानी रेड चेरा ने पट्टिनी कल्ट यानी वर्शिप ऑफ कनगी शुरू किया, जो वुमेन चैस्टिटी को ऑनर करने के लिए था। मैप में देखो मॉनसून विंड्स। हिप्पालस नाम के नेविगेटर ने मॉनसून विंड्स की रेगुलर डायरेक्शन डिस्कवर की थी। इस डिस्कवरी ने वॉयज टाइम को ड्रास्टिक रिड्यूस कर दिया। अब शिप्स डायरेक्टली अरेबियन पेनिनसुला से केरला कोस्ट आ सकते थे। इस ट्रेड बूम ने इन तीनों डायनेस्टीज को इमेंस वेल्थ दी। पॉलिटिकल हायरार्की चार्ट देखो। किंग यानी को या वेंदन टॉप पर था, लेकिन वो ऑटोक्रेटिक नहीं था। उसको असिस्ट करने के लिए 5 ग्रेट असेंबलीज यानी आइम पेरुम कुड़ू और ऑफिशियल्स यानी एन पेरायम होते थे। ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज था और रेवेन्यू यानी इराय प्राइमरली लैंड टैक्स और कस्टम से आता था। संगम लिटरेचर सिर्फ किताबें नहीं है, ये एंशिएंट तमिल सोसाइटी का डॉक्यूमेंटेड मिरर है। संगम का लिटरल मीनिंग है अकेडमी या असेंबली। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, मदुरई में पांड्या किंग्स की पैट्रनेज में 3 संगम्स हुए, जहां पोएट्स ने अपना वर्क कंपाइल किया। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट 2 संगम्स का वर्क सर्वाइव नहीं किया। जो हमारे पास आज है वो प्राइमरीली थर्ड संगम का आउटपुट है। लैंग्वेज क्लासिकल तमिल है। इस लिटरेचर को क्लासिफाई कैसे किया गया है? क्लासिफिकेशन ट्री को ध्यान से देखो। सबसे पहले तोलकप्पियम। ये ओल्डेस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, लेकिन ये सिर्फ ग्रामर यानी फोनोलॉजी और सिंटैक्स नहीं सिखाता, ये पुरुल यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ भी डिस्कस करता है।
इसका मतलब है कि पोएट्री लिखने के रूल्स क्या हैं और लाइफ को कैसे जीना है। फिर आता है संगम कॉर्पस, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी एंड थीम। मेल कनक्कू मेजर वर्क्स और किल कनक्कू माइनर वर्क्स। मेल कनक्कू नैरेटिव और हीरोइक है। इसमें 8 तोगई यानी 8 एंथोलॉजीज और पत्तो पाट्टू यानी 10 आइडल्स आते हैं। इनका मेन थीम है आगम और पुरम। कॉन्सेप्ट चेक। ये आगम और पुरम क्या है? ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रोफाउंड है। अगम का मतलब है इंटीरियर, लव, इमोशंस और पर्सनल रिलेशंस जो एनोनिमिटी में होते हैं। नेम्स आर नेवर मेंशन्ड इन अगम पोएम्स। पुरम का मतलब है एक्सटीरियर, वॉर, ब्रेवरी, किंग्स की प्रेज और पब्लिक लाइफ। यहाँ नेम्स मेंशन होते हैं। ये ड्युअलिटी तमिल पोएटिक्स का कोर है। बाद में पोस्ट संगम पीरियड में किल कनक्कू टेक्स्ट लिखे गए जो डायरेक्टिक हैं, मतलब ये एथिक्स और मॉरल्स सिखाते हैं। इसमें सबसे फेमस है तिरुक्कुरल, जो थिरुवल्लुवर ने लिखा। ये धर्म, अर्था और कामा यानी मुप्पाल पर एक ट्रीटिस है, यूनिवर्सल एथिक्स की गाइड। फाइनली हमारे पास है एपिक्स, सिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई। ये कनेक्टेड स्टोरीज हैं। सिलप्पदिकारम द स्टोरी ऑफ द एंकलेट इलोंगो अरिगल ने लिखी। ये कोवलन और कन्नगी की ट्रैजिक स्टोरी है। इसमें कन्नगी का एंगर पांड्यास के इनजस्टिस के अगेंस्ट एक मॉरल फोर्स बनता है, पट्टिनी कल्ट। मणिमेखलाई इसका सीक्वल है जो कोवलन और माधवी की बेटी पर बेस्ड है। नोट करो कि मणिमेखलाई में स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है। ये टेक्स्ट लॉजिक और फिलॉसफी से डील करता है, जो दिखाता है कि उस समय तक बुद्धिज्म तमिल सोसाइटी में डीप रूट्स जमा चुका था। ये लिटरेचर हमें उस वक्त की सोशियो रिलीजियस ट्रांजिशन दिखाता है। संगम सोसाइटी और इकोनॉमी को समझना जरूरी है क्योंकि ये रोमन ट्रेड के गोल्डन एरा से जुड़ा हुआ है। पहले सोशल फैब्रिक को देखते हैं। नॉर्थ इंडिया की तरह यहाँ स्ट्रिक्ट 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन कुड़ी यानी क्लैन बेस्ड या ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था। कैटेगरीज थीं अरसर यानी रूलिंग क्लास, एंटनार यानी प्रीस्ट्स या सेजेस, वणिगर यानी ट्रेडर्स और वेललार यानी फार्मर्स। ध्यान रहे, ये कैटेगरीज फ्लूइड थीं और रिजिड कास्ट सिस्टम जैसी नहीं थी। विमेन का स्टेटस रिलेटिवली रिस्पेक्टेबल था, लेकिन पेट्रियार्कल फ्रेमवर्क के अंदर। अवैयर जैसी फेमस पोएटिस का होना यह प्रूव करता है कि विमेन एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल स्फीयर में एक्टिव थीं। विडोहुड प्रैक्टिस किया जाता था और सती यानी तिपैदाल के इंस्टेंसेस नोन थे पर रेयर थे। कन्नगी वर्शिप यानी पत्तिनी कल्ट विमेन की मॉरल पावर को सेलिब्रेट करता था। एक यूनिक ग्रुप था बार्ड्स यानी पनार और विरालियार। ये वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल्स थे, गायक थे जो राजा की तारीफ गाते थे और उनकी लेजिटिमेसी बनाए रखते थे। इन रिटर्न राजा उन्हें गिफ्ट्स देते थे। कल्चरल ईथोस में हीरो वर्शिप सबसे डोमिनेंट था। जब कोई वॉरियर बैटल में या कैटल रेड्स में मारा जाता था तो उसकी याद में वीरागल यानी हीरो स्टोन्स एस्टैब्लिश किए जाते थे। लोग इन पत्थरों की पूजा करते थे। ये दिखाता है कि मार्शल वैलर यानी बहादुरी सोसाइटी की हाईएस्ट वैल्यू थी। इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर बैकबोन थी। पैडी यानी चावल मेन क्रॉप था और इरिगेशन के लिए टैंक्स यानी एरी यूज होते थे। लेकिन असली वेल्थ आई इंडो रोमन ट्रेड से। मॉनसून विंड्स यानी हिपोलिस की डिस्कवरी ने ट्रेड डायनामिक्स बदल दी। इंडिया से स्पाइसेस स्पेशली पेपर, जिसे यवनप्रिय कहा गया, मतलब ग्रीक्स को पसंद, पर्ल्स, आइवरी और मसलिन एक्सपोर्ट होता था। बदले में रोमन्स क्या देते थे? गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, वाइन यानी एम्फोरे जार्स में और टोपैज। रोमन एम्परर ऑगस्टस और टाइबीरियस के कॉइन्स पेनिनसुलर इंडिया में ढेरों की संख्या में मिले हैं। इम्पैक्ट ये हुआ कि रोमन हिस्टोरियन प्लिनी द एल्डर ने शिकायत की यानी लेमेंट किया कि रोम का सोना इंडिया में ड्रेन हो रहा है, 550 मिलियन सेस्टसीज एनुअली। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में था। इस ट्रेड ने तमिल रीजन में अर्बनाइजेशन और प्रॉस्पेरिटी को फ्यूल किया। सोशल पिरामिड में नीचे कड़ईसियार यानी एग्रीकल्चरल लेबरर्स और पुलैयाज यानी क्राफ्ट्समैन थे जो प्रोडक्शन का बेस थे, जबकि ऊपर के क्लासेस कंजम्पशन और ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते थे। लास्ट स्लाइड में हम संगम रिलीजियस लाइफ के एवोल्यूशन और सिंथेसिस को ट्रेस करेंगे।
ये पीरियड इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ इंडिजिनस तमिल बिलीफ्स और नॉर्थ इंडियन वैदिक ट्रेडिशंस का मिक्सचर, कॉन्फ्लुएंस हो रहा था। इस प्रोसेस को हम संस्कृताइजेशन या कल्चरल सिंथेसिस कह सकते हैं। ओरिजिनल तमिल गॉड सेयॉन या मुरुगन थे। ये प्राइमरी डेइटी थे जो यूथ और वॉर के गॉड माने जाते हैं और कुरिंजी यानी हिल्स से एसोसिएटेड है। इनका वेपन वेल यानी स्पीयर है। समय के साथ नॉर्थ इंडियन इन्फ्लुएंस आया और सेयॉन को पुराणिक गॉड स्कंद या कार्तिकेय के साथ आइडेंटिफाई किया जाने लगा। देखो कैसे असिमिलेशन हो रहा है। लोकल गॉड को मेन स्ट्रीम वैदिक पैंथियन में मर्ज किया जा रहा है, बिना उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी खोए। इस तरह कौरवई को वॉर गॉडेस के साथ और मायोन को शेफर्ड गॉड को कृष्ण या विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किया गया। वेंदन को वैदिक गॉड इंद्र माना गया। वैदिक सिंथेसिस का एविडेंस ये भी है कि ब्राह्मण्स यानी अंतनार्स की प्रेजेंस बढ़ रही थी और वो किंग्स के लिए वैदिक सैक्रिफाइसेस यानी वेलवी परफॉर्म कर रहे थे। ये लेजिटिमाइजेशन का टूल था, राजा को डिवाइन स्टेटस दिलाना। लेकिन रिलीजियस लैंडस्केप मोनोलिथिक नहीं था। हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इक्वली स्ट्रांग थे, स्पेशली अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स जैसे कांजीपुरम या मदुरई में। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स यानी वानिगर्स इन रिलीजन्स को सपोर्ट करते थे क्योंकि ये वर्ण सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे और ट्रेड के लिए फेवरेबल थे। सिलप्पदिकरम में जैन इन्फ्लुएंस दिखता है और मणिमेकलाई पूरी तरह बुद्धिस्ट लॉजिक पर बेस्ड है। अमरावती और नागार्जुनाकोंडा के स्तूपास बुद्धिस्ट प्रेजेंस का फिजिकल प्रूफ हैं। रिचुअल्स में भी डाइवर्सिटी थी। एक तरफ वैदिक यज्ञ थे तो दूसरी तरफ इंडिजिनस शैमनिस्टिक रिचुअल्स जैसे वेरियाट्टम। वेरियाट्टम में मुरुगन का प्रीस्ट यानी वेलन फ्रेंजीड डांस करता था, मानो उसके अंदर गॉड आ गए हों, ताकि इलनेस या मिसफॉर्च्यून को क्योर किया जा सके। ये पोजेशन कल्ट्स आज भी फोक ट्रेडिशंस में जिंदा है। साथ ही पोंगल जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की शुरुआत इसी एरा में मानी जाती है। नाडुकल यानी स्टोन वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स भी प्रचलित था। बेसिकली संगम एज रिलीजन एक मेल्टिंग पॉट था, जहां पुराणिक, वैदिक और श्रामना यानी बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस लोकल तमिल कल्ट्स के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे थे और एक नया कॉम्प्लेक्स रिलीजियस सिस्टम बना रहे थे। ये टॉलरेंस और सिंथेसिस इंडियन कल्चर का हॉलमार्क रहा है।